नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लखनऊ से बरौनी जा रही बरौनी एक्सप्रेस देर रात शक एक्सप्रेस से टकरा गई। इस टक्कर में 12 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 से भी अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को पास के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और रेलवे की राहत टीम बचाव कार्य में लगी है। यह हादसा शहर के नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर रात करीब 11 बजे हुआ, जब शक एक्सप्रेस लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस के साइड से टकरा गई। दुर्घटना के कारण बरौनी एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही के लिए शक एक्सप्रेस के चालक दलों को निलंबित कर दिया गया है और रेलवे ने रेल सुरक्षा आयुक्त पीके वाजपेयी की निगरानी में जांच के आदेश दे दिए हैं। दुर्घटना के बाद गोरखपुर वाराणसी ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई और कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित करना पड़ा। ये 5007 कृषक एक्सप्रेस जो कि मडुआडीह से लखनऊ को जाती है और लखनऊ से बरौनी जो जाती है 5204, ये लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस, इसका जो है गोरखपुर कैंट और कुसमी के बीच में जो है वो गोरखपुर कैंट स्टेशन के आउटर पे जो है साइड कोलिजन हुआ है। उसमें कुछ लोग दबे हो सकते हैं, अभी एग्जैक्ट तुरंत पता नहीं चल पा रहा है। बिजली की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, तुरंत अभी जो है वो उसकी पोजीशन जो है क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों को हॉस्पिटल जो है वो अभी लेकर के हम लोग गए हैं यहाँ से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय के निकट गोमती तट पर स्थित झूलेलाल पार्क में आयोजित पर्यावरण स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नदियों का स्वास्थ्य किसी भी देश की भाग्य रेखा होती है। तो वहीं ये भी कहा कि गंगा के साथ ही समयबद्ध तरीके से गोमती नदी को भी स्वच्छ और निर्मल बनाया जाएगा। गृह मंत्री का कहना था कि भारत सरकार का उद्देश्य देश के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र के रूप में ही नहीं बल्कि प्रमुख आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में भी विकसित करना है और दोनों के लिए नदियों की स्वच्छता, निर्मलता और अविरल प्रवाह जरूरी है। तो वहीं गृह मंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री उमा भारती भी मौजूद रहीं और नदियों की स्वच्छता पर जोर दिया। हम पहले तो अपने आप ही खुद ही पहल कर रहे हैं। हम लोग वैसे भी गोमती में कोई भी जगह गंदगी ऐसे नहीं फेंकते और हमारे बच्चे इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, 150 के करीब हमारे बच्चे हमारे कॉलेज से आए हैं और सबने जो इसमें भाग लिया है और उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और अपने घर में जाके ये लोग भी बताएंगे। ये नहीं कि आज हो गया तो हो गया, इसको हमें आगे फॉलो करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए, तभी ये काम कंटिन्यू रहेगा। विश्व के पर्यटक लखनऊ में आना चाहते हैं, यहाँ की कारीगरी के कारण, यहाँ के इतिहास के कारण, यहाँ की संस्कृति के कारण। उस हिसाब से यहाँ की जो नदी है और उसका जो अभी रूप है वो मेल नहीं खा रहा है और इसलिए इस रिवर फ्रंट के लिए बहुत चिंतित है माननीय राजनाथ जी। और आपने देखा कि उसी संकल्प के आधार पर उन्होंने आज यह संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से अहमदाबाद की साबरमती आज एक अच्छी नदी बन गई है, हमारी इस लखनऊ की गोमती नदी को भी बनाने की वह अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगी, यह उन्होंने भरोसा और विश्वास सब लोगों को दिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को देशवासियों को स्वच्छता अभियान को लेकर शपथ दिलाएंगे। साथ ही नरेंद्र मोदी इसी दिन देशव्यापी स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। दरअसल मोदी ने अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से काम करने की योजना बनाई है। वहीं कई शहरों में गंदगी फैलने से अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ता है, इसलिए नगर निगम नैनीताल में 235 श्रमिकों को स्वच्छ शहर बनाने का काम दे दिया गया है। इस स्वच्छता के लिए मोदी लोगों को समान रूप से जागरूक भी कर रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत बनाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। स्वच्छता अभियान के तहत हमने भी नैनीताल के लिए शपथ दी है कि नैनीताल एक पर्यटक नगरी है, विश्व प्रसिद्ध एक क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से भी। तो हमने भी यहाँ के लिए नैनीताल नगर के लिए भी शपथ दी है कि नैनीताल का एक पुराना इतिहास रहा है कि साफ और स्वच्छता के मामले में। इसलिए मेरा भी निवेदन है शहरवासियों से, नगरवासियों से और बाहर से आने वाले पर्यटक बंधुओं से भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान ने देश भर में कई नेताओं और नागरिकों को प्रोत्साहित किया है। कानपुर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झाड़ू लेकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों को खुद साफ किया। साथ ही साथ लोगों से भी अपनी आसपास की जगह को साफ रखने का अनुरोध किया।
हम मोहल्ले में गली में बेटी खड़ी रहती हैं, मैं गंदगी नहीं करेंगे, कानपुर स्वच्छ बनाना चाहते हैं और बनाते रहेंगे स्वच्छ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपनी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने प्लांट लोड फैक्टर को बर्बाद नहीं किया है, बल्कि उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की है। प्रदेश में उपयोग कोयला और बिजली की खपत का पूरा विवरण भी देने के लिए तैयार हूं। साथ ही साथ ये बताया कि जैसे कि उत्तर प्रदेश एक बड़े राज्य है और साथ ही हिसाब से कोयला ना मिलने के कारण यहां पर बिजली की समस्या हो रही है। आपको बता दें कि अखिलेश ने केंद्र सरकार से इसी बार अधिक बिजली मिलने पर विश्वास जताया है। जहां तक सवाल सही समय पर कोयला और उचित मात्रा में और बेहतर कोयला जिसमें पानी न मिला हो उसकी जानकारी और कोटे की बिजली कितनी उत्तर प्रदेश को मिल रही है उसकी जानकारी मैं आपको लिखित दूंगा कि विभाग को और उत्तर प्रदेश को कितना मिल रहा है, कितनी पूर्ति की जा रही है। मैं ये कह सकता हूँ कल तक या परसों तक जानकारी ये थी और आज की जानकारी आप तक पहुँच जाएगी कि कोटे का कोयला और जो कोटे की बिजली उपलब्ध होनी चाहिए सरकार को वो पर्याप्त नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार जो बनी है उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी पे भरोसा कर करके उन्हें ज्यादा संख्या में लोकसभा के सांसद जिताए हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास यूनिवर्सिटी ने मंगलवार को अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साथ ही साथ सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में मौजूद थे। इस समारोह में समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से विभूषित किया गया। एसपी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को चांसलर राम नाईक ने मानद उपाधि भेंट की। खास बात ये भी रही कि ये पुनर्वास यूनिवर्सिटी सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शकुंतला देवी मिश्रा के नाम पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुरू किया था। आपको बता दें कि शकुंतला बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की मां हैं। मैं कुलपति जी से अनुरोध करती हूं कि वो आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद जयललिता के समर्थन में तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने बंद का ऐलान किया है, जिसके बाद फिल्म शूटिंग और तमाम शो कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए हैं। तमिल फिल्म के अभिनेता श्रीकांत ने कहा कि मुख्यमंत्री जयललिता हमारे फिल्म इंडस्ट्री का अहम हिस्सा रही हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए हम विरोध प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। आपको बता दें कि 27 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 साल और जुर्माना के तौर पर 100 करोड़ की भुगतान की सजा सुनाई थी। This is a sense of solidarity and oneness to be shown, and I think the Chief Minister hails from our film industry, so we consider her as a family. As a family, we come here to just express a very in a peaceful manner that we stand by you in this movement of ordeal. We respect the court of law. Law is supreme, and she is also a law-abiding citizen. So are we. We just want to convey our sympathies and support to her and gratitude, as a sense of gratitude, because she has been the Chief Minister of Tamil Nadu, and we always respect her and we love her. उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। ये मामला हापुड़ में शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ हुई घटना का मामला है। इस घटना को अंजाम स्कूल संचालक के बेटे ने दी, जिसके बाद पीड़ित लड़की के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने आरोपी शंकी को पकड़ लिया और पीड़ित लड़की को बचा लिया। वहीं लड़की के माने तो आरोपी शंकी ने पीड़ित लड़की को चाकू के नोक पर अंदर ले गया और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना हापुड़ देहात में असौरा गांव में स्कूल संचालक का लड़का, जिसका नाम मनु उर्फ सैनी है, सन ऑफ प्रेम कुमार त्यागी, उसने 8वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ रेप का प्रयास किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल जिले के कोतवाली क्षेत्र के नरोत्तम सराय में एक दोस्त ने अपनी ही दोस्त की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अकरम और आमिर कुछ समय पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ वजह के चलते उनके रिश्ते बिगड़ गए। दुश्मनी की भावना में जेल रहा अकरम अपने एक और दोस्त के साथ आमिर के घर जा पहुंचा। जहां आमिर की पत्नी ने दरवाजा खोला तो आमिर को घर पर ना पाकर अकरम ने गुस्से में उसकी पत्नी पर हमला बोल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने अकरम के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहल्ला नरोत्तम सराय में कल दिन में लगभग 2 बजे आमिर की पत्नी रोशन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें उसका साथी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। और पहले दोनों अच्छे दोस्त थे, किन कारणों से ये हत्या की गई है इनका पता लगाया जा रहा है। यूपी पुलिस का खौफनाक चेहरा एक बार फिर जनता के सामने आया है। ये मामला मऊ जिले के सराय लखनशी थाने के बरलाई गांव का है, जहां पर नशे में धुत एक सिपाही ने ग्राम प्रधान पर राइफल तान दी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन ग्रामीणों ने साहस का परिचय देते हुए सिपाही को बंधक बना लिया। आपको बता दें कि किसी मामले को लेकर सिपाही गांव में पहुंचा था। इसी दौरान ग्राम प्रधान से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर ये पूरी घटना घटी। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। ये प्रधान और एक कांस्टेबल से विवाद हो गया। प्रधान का ये कहना है कि इन्होंने और सिपाही का कहना है कि प्रधान ने हमला किया। इसी को लेकर पुलिस ने पड़ताल कर लिया था। धमकी दिया, दोबारा भी कह रहा है कि वर्दी उतार के आके मारूंगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक अध्यापिका द्वारा बच्चे को कुत्ते के पिंजरे में बंद करने का मामला सामने आया है, जहां सजा के तौर पर नर्सरी स्कूल के बच्चे को 3 घंटे तक कुत्तों के साथ पिंजरे में डाल दिया गया। बच्चे का कसूर बस इतना ही था कि वह क्लास के दौरान कुत्ते की बातें कर रहा था। इससे नाराज होकर महिला टीचर शशिकला ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी होने के बाद परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि ये नर्सरी स्कूल पिछले 10 सालों से गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी महिला टीचर की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला उत्पीड़न की वारदातों में पुलिस की हीला हवाली साफ नजर आती है, जबकि राज्य सरकार ने साफ साफ निर्देश दे रखे हैं कि तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ ऐसा ही नजारा इटावा के बकेवर इलाके के अंदावा गांव में दिखा, जहां एक नाबालिग लड़की को गांव के कुछ लोग बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए। इस पूरे मामले पर पुलिस लड़की को खोजना तो दूर मुकदमा लिखने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। लड़की किस हाल में है, इसकी कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। पुलिस की ये लापरवाही को देखते हुए ही नाबालिग के परिजनों ने मुख्यालय आकर पुलिस अमले के बड़े अफसरों के पास आकर अपनी गुहार लगाई, तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया। लड़की 4 दिन हो गई थी माँ के साथ में, वहाँ पे 4-5 बच्चे। कौन लोग हैं वो? गाँव के हैं? नहीं, पास में है। क्या पुलिस के पास गए थे? क्या हुआ? थाने में गए थे, रिपोर्ट ही नहीं लिखी। ये अभी बकेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक महिला अपने पति के साथ आई थी। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र मेरे सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया है कि उनकी लड़की को एक व्यक्ति लेकर गया है। लड़की नाबालिग उसमें दर्शाई गई है। मेरे द्वारा तत्काल जो है थानाध्यक्ष बकेवर को सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने हैं तो आदेशित कर दिया गया है। फिर भी अगर कोई भी इसमें जानबूझ के अगर कोई लापरवाही करना पाया जाएगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रामलीला त्योहार को लेकर गाजियाबाद में पुलिस ने पूरी तरह से सुरक्षा बढ़ा दी है और इसी के चलते पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने शहर में कुल 156 गिरोहों में 140 गिरोह को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी 16 गिरोह पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश जगह जगह पुलिस कर रही है। वहीं एसपी शिव हरि मीणा ने बताया कि रामलीला त्योहार होने की वजह से गाजियाबाद के मेलों में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे 16 गिरोहों को पकड़ लिया जा सकता है। साथ ही एसपी ने कहा कि श्राम लीलाज समितियों को भी इन गिरोहों के बारे में सतर्क कर दिया गया है। दरअसल ये गिरोह त्योहारों के समय चोरी व लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे।
जी हाँ, इस संदर्भ में हमारे द्वारा समय समय पर कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं। जैसे विशेष रूप से त्योहारों के मद्देनजर हमने ये योजना तैयार करी थी कि सिविल ड्रेस के साथ साथ जो वर्दी में पुलिसकर्मी हैं उनको भी उसमें लगाया जाए ताकि घटना दुर्घटना रुक सके, जिसके तहत हमने विशेष रूप से जो रामलीला क्षेत्र है उनको चुना है, जिसमें चेकिंग के बाद ही कोई बाहर निकल रहा है, चेकिंग के बाद ही कोई अंदर जा रहा है। इसके साथ साथ हमने महिला और पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया है ताकि चेन स्नैचिंग घटनाओं को रोक सकें, उनको सिविल ड्रेस में लगाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना बरसाना इलाके के संकेत गांव में राधा रमण मंदिर से 10 माह के पूर्व चोरी की गई राधा कृष्णा की अष्टधातु मूर्ति पुलिस ने बरामद की है। मूर्ति की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। मथुरा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई जब मूर्तियों को देश से बाहर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत छापा मारकर कार्यवाही की तो आरोपी भगवान सिंह मूर्ति के साथ पकड़ा गया। आपको बता दें कि आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य 3 साथियों की तलाश में जुटी हुई है। थाना बरसाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें करीब 9 महीने पहले माह दिसंबर 2013 में 7 तारीख की रात को जो वहाँ पर राधा रमण जी का मंदिर है उसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण जो एक मूर्तियाँ थी राधा रमण जी की और श्री जी की, उन मूर्तियों की चोरी हुई थी। ग्राम संकेत में मिले, जिसके आधार पे एक अभियुक्त पकड़ा गया। उस अभियुक्त के कब्जे से जो दोनों मूर्तियाँ हैं वो सकुशल बरामद हुई हैं और इसमें जो 3 अभियुक्तों के नाम अभी और सामने आए हैं, जल्दी ही उन अभियुक्तों को शीघ्र उनको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।